दोस्तों जैसा कि आपको पता है बीपीएससी टीआर 4 का जो वैकेंसी आपका फरवरी माह में आने वाला है, उसको देखते हुए हम जीके जीएस करवा रहे हैं। जो आपके 1 to 5, 6 to 8 और 9 10th वाले भी इसको लगा सकते हैं। 11th 12th वाले के लिए हम अलग लेकर आएंगे पीजीटी वाले के लिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। सामने आपको हिस्ट्री का प्रश्न दिख रहा होगा, जो आपका पीवाईक्यू है, बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। आगे लिखा हुआ है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। ऑप्शन है वैशाली, एथेंस, स्पार्टा, पाटलिपुत्रा। राइट आंसर हो जाएगा ए, वैशाली। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102। 100 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अगर आपको पता है कि महाजनपद टोटल कितने थे, 16 थे, जिसमें बिहार में कितने थे, 3 थे, ठीक है। तो कहा गया है कि 16 महाजनपदों की सूची अगर हम देखेंगे तो कहाँ देखेंगे, महाभारत में देखेंगे, अंगुत्तर निकाय में, छठोत्तर परिषद में, या संयुक्त निकाय में। तो अंगुत्तर निकाय में भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। ये भी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। ईसवी 4ठी शताब्दी में, ईसा 6ठी शताब्दी में, ईसा पूर्वी 2री शताब्दी में, या 1ली शताब्दी में। तो ये बात जो है बी हो जाएगा, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 104 है निम्नलिखित में कौन प्राचीनतम राजवंश था। मौर्य वंश, नंद वंश, पल्लव वंश, गुप्त वंश। कहा गया है कि 344 ईसा पूर्व से 324 ईस्वी पूर्व के बीच जो है शासक वंश था वो कौन था। मतलब इसमें आपको पुराना जो होगा वो नंद वंश था, ठीक है, जिसके जो है वो स्थापना करता है नंद, महापंद नंद हो जाएंगे। बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है अंग जनपद की राजधानी थी चंपा, रामग्राम, कपिलवस्तु, कुंडग्राम। कहा गया कि अंग की राजधानी चंपा थी, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 16 महाजनपद में अंग जो महाजनपद था एक महत्वपूर्ण स्थान था, जिसकी राजधानी चंपा थी, और बिंबिसार अंग राज के जीतकर उसे मगध में मिलाया था। प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है कि ये जो है अंग राज को किसने जीतकर मगध में मिलाया था। तो ये बिंबिसार ने मिलाया था, ठीक है, मिलाया था। अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया था। और वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर जिले में बिहार अंग महाजन पूछेगा कि वर्तमान में जो है अंग महाजनपद है वो बिहार में किस जिले में है। तो ये भागलपुर और मुंगेर जिले में है, ठीक है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 106 वत्स का राज्य स्थित था इलाहाबाद के आसपास, उज्जैन के आसपास, मेरठ के आसपास, वाराणसी के आसपास। कहा गया वत्स का राज्य स्थित था इलाहाबाद के आसपास, ए आपका। वत्स महाजनपद वर्तमान प्रयागराज इलाहाबाद क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। बुद्ध काल में यहाँ पौर वंश की शासन था, जिसका प्रसिद्ध राजा उदयन था। उदयन का प्रेम संबंध अवंती राजकुमारी वासवदत्ता से था। उदयन को प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने बुद्ध मत की दीक्षित कराया था। कौशाम्बी प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी था। कौशाम्बी से उदयन का विशाल राम प्रसाद प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा गया है कि प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था। प्राचीन भारत में जो है वो द्वितीय नगरीय के संबंधित क्या था। सिंधु घाटी, गाने मैदान, दक्षिणी तटवी, या पश्चिमी तटीय। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, गाने मैदान भी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ व्याख्या आप देख रहे हैं जिसमें कहा गया प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र गायन मैदान, उत्तरी काली पॉलिस के मृत भांड वाला क्षेत्र था। द्वितीय नगरीकरण का उद्भव महाजनपद के अभिभार के साथ प्रारंभ हुआ तथा मगध साम्राज्य की स्थापना में अपने चरकों तक पहुंच जाता है। समुद्र खाद्य उत्पादन अर्थव्यवस्था मध्य गंगा के जलोढ़ पर उससे पहले फैलती हुई दिखाई देती है, जिससे न केवल उत्पादक बल्कि शिल्प एवं व्यापार वाणिज्य क्षेत्र जुड़े लोगों को भरण पोषण संभव हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपका है मौर्य और मौर्योत्तर का। मौर्य वंश के जो हो गए ये अशोक राजा वगैरह जो है ये मौर्य वंश से संबंधित रखते हैं। कहा गया क्वेश्चन नंबर 108 में निम्न में किस स्थल पे मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनाया गया था। आपको बताना है कि वो कौन सा जगह था जिसमें मौर्य साम्राज्य के द्वारा बनाया गया था। पाटलिपुत्रा, कुम्हार, राजगिर, उपयुक्त से कोई नहीं। तो कहा गया है तो राइट आंसर होगा कुम्हार। ये कहाँ पर पड़ता है, ये पटना में ही पड़ता है, ठीक है, पटना के निकट पड़ता है। देखिए यहाँ इसके थोड़ा व्याख्या देख लीजिए। वाडेल को
कुम्हार पटना के निकट में एक स्तंभ तथा सुपनर का 72 स्तंभ को प्राप्ति हुई। बाद में 8 स्तंभ खोजे गए। इस प्रकार कुम्हार में 80 स्तंभों वाले लकड़ी राजमहल के अवशेष प्राप्त हुआ है, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य का राजमहल माना जाता है। पंतजलि के महाभाष्य, पंतजलि जो है वो लिखे हैं किताब। महाभाष्य का पूछेगा लेखक कौन है, पंतजलि होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस राजसभा का उल्लेख हुआ है। फहियान ने इस प्रासाद को देव निर्मित बताया। ठीक है, अगर पूछे कि इस राजप्रासाद को देव निर्मित किसने बताया तो फहान। किसने बनाया था? फहान। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था बिहार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। शक संवत का प्रारंभ हुआ था 72 एडी मतलब 75 एडी, 78 एडी, 80। तो शक संवत का आपका होगा 78 एडी। कहा गया है कि शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रारंभ करने का श्रेय कुषाण शासक कनिष्क को जाता है। शक संवत निकलने के लिए वर्तमान ईस्वी से 78 कम कर दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पे आधारित है, जिसे 1957 में मान्यता प्राप्त है। शक कैलेंडर समय चंद्र सौर गणना पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 110 है। कहा गया दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? ये 68 में पूछा गया प्रश्न है। कहा गया हर्ष के द्वारा, कनिष्क के द्वारा, रुद्रदामन के द्वारा, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। ये जो है आपका सी होगा, रुद्रदामन के द्वारा कराया गया था। जूनागढ़ अभिलेख जो है, अभिलेख 150 से 5151 अनुसार रुद्रदामन प्रथम द्वारा सुदर्शन झील को मरम्मत कर 1 मिनट आसान हो रही है। तो कहा गया कि जूनागढ़ अभिलेख जो है 150 से 51 अनुसार रुद्रदामन प्रथम के द्वारा सुदर्शन झील के मरम्मत कराने का उल्लेख प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने कराया था। बाद में अशोक के राजपाल क्या नाम याद रखिएगा, नाम इनका याद रखिएगा। पूछेगा कि अगर कि रुद्रदामन के बाद किसने कराया था, तो ये अशोक के राजपाल थे तुषाफक ने उसने से नहरें बनाई, उसमें से क्या किया, नहर बनाई। उल्लेखनीय है कि रुद्रदामन के समय अष्टविश से झील का बांध टूट गया था, जिसकी मरम्मत कार्य रुद्रदामन ने प्रांतीय शासक सुविशाख ने करवाई थी। इसलिए प्रजा का कोई अतिरिक्त कर नहीं आरोपित किया गया था। कहा गया था कि इसके जो मरम्मत कराया गया था इसमें कोई भी कर नहीं लिया गया था प्रजा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 111 है। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन था? कुणाल, वीरदत्त, तिवार, अशोक। तो मौर्य साम्राज्य के हो जाएंगे वीरदत्त जो होंगे, ये अंतिम शासक हो जाएंगे। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक वीरदत्त था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 से 321 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अगर पूछे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना ने चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कब किया था? 323 से 321। उसके बाद की थी वीरदत्त की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ये जो है इनके सेनापति थे वीरदत्त के, और इसने हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम था शुंग वंश की स्थापना की। तो पूछता है शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो पुष्य याद रखिएगा। अगर शुंग वंश की स्थापना पूछे, मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था? शुंग वंश आया था। ये भी पूछता है, कभी कालक्रम दे देगा, तो हम याद रखिएगा मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया था, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। मेघास्तनिज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? तो मेघास्तनिज को चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त। कहा गया कि मेघास्तनिज के राजदूत के रूप में आया था, तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में। ये आपका राइट आंसर होगा। मेघास्तनिज यूनानी था, याद रखिएगा यूनानी राजा इनको जो भेजे थे उनका नाम था राजा सेल्यूकस द्वारा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। एक यूनानी राजदूत था। ये कहाँ के थे? यूनानी थे। वह एक खोजकर्ता तथा इतिहासकार था। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। अब प्रश्न ये भी बनता है कि इंडिका के जो लेखक हैं वो कौन है, तो याद रखिएगा ये मेघास्तनिज है। किनके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसने भेजा था? यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर के द्वारा ये भेजा गया था। ठीक है, इन्होंने अपने इंडिका किताब में, जिसमें उसने भारतीय समाज के बारे में वर्णन किया, ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, कहा गया है कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? अर्थशास्त्र, इंडिका, दिव्यदान, राजतरंगिणी, उपयुक्त से कोई नहीं या उपयुक्त से एक से अधिक। ये बीपीएससी ऑडिटर एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा सी, दिव्यदान। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दिव्यदान ने में चंद्रगुप्त ने के पुत्र बिंदुसार, ये चंद्रगुप्त का पुत्र था, कौन था? बिंदुसार। और बिंबिसार का अगर यहाँ भी याद रखिए, एक आता है बिंबिसार, एक आता है बिंदुसार, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो चंद्रगुप्त के पुत्र थे बिंदुसार को क्षत्रिय मुद्रास्तिक अर्थात अभिषिक्त क्षत्रिय कहा गया। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक थे। उनका शासनकाल 298 से 273 रहा। बिंदुसार की को अभिमित्र घात भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है अमित्र घात भी इनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, कहा गया 114 में कि मौर्य काल में कंशोधन, कहा गया कि मौर्य काल में कंशोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? दीवानी थी, फौजीदारी थी, धार्मिक थी या नैतिक थी? उपयुक्त से कोई नहीं। ये भी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। कहा गया है कि मौर्य काल में कंठ क्या है? शोधन। तो ये जो होगा ये फौजदारी के लिए था, बी आपका राइट आंसर। कहा गया मौर्य काल 2 प्रकार का न्यायालय का उल्लेख मिलता है। पूछेगा कि मौर्य काल में कितने प्रकार का, तो 2 प्रकार का मिलता था। पहला था धर्मश्री और दूसरा था कंशोधन। ये न्यायालय ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त थे। धर्म स्तरीय न्यायालय दीवानी न्यायालय की तरह कार्य करता था, तो वही कंशोधन न्यायालय फौजदारी न्यायालय की तरह कार्य करता था। उसके बाद है मौर्य में समहारता राजस्व विभाग का प्रधान महासंग्रामता होता था। मौर्य में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र अगर पूछे तो तक्षशिला लगाइएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभक्त किया गया है। प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो कितने अधिकरणों में, तो 15 अधिकरणों में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 है, समहारता कौन था? अभी आपने ऊपर देख लिया था, महासंग्रहता थे, खजांची थे, महालेखा परीक्षक थे या दंडनीय। ये बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो ए हो जाएगा महासंग्रहता थे। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, कहा गया मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? भोग, राजकर, भाग, सीता। तो अभी आपने देखा था कि इसे सीता कहा जाता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। तो मौर्य काल में सबसे ज्यादा जो हो जाएगा सी, तक्षशिला में। क्वेश्चन नंबर 118 जिसमें कहा गया कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 11 में, 12 में, 14 में, 15 में। तो मैं अभी डिटेलिंग में बताई थी कि 15, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया? मास्की में, कालसी में, मेहसाना में, भाड़बू में। या उपयुक्त से कोई नहीं या फिर से एक से अधिक। तो डी हो जाएगा भाड़बू में। ये बीपीएससी एओ का एग्जाम हुआ था, उसी में पूछा गया, जिसमें सम्राट अशोक महान के भाड़बू शिलालेख में जयपुर के निकट विराट नगर की खोजा गया, जिसमें अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में से बौद्ध धर्म संघ अपनी आस्था व विश्वास प्रकट किया गया था। इसी अभिलेख में अशोक स्वयं को मगध अधिराज कहा गया। कहा जाता है कि अशोक का वो कौन सा अभिलेख है जिसमें उन्होंने स्वयं को मगध का राजा बताया था? तो याद रखिएगा भाड़बू अभिलेख था। सौगौड़ा अभिलेख में अकाल के उल्लेख मिलता है। कहा गया कि अकाल का अगर उल्लेख पूछे तो याद रखिएगा सौगौड़ा में मिलता है। अशोक के 13वां शिलालेख है कलिंग विजय का। 13वां शिलालेख जो सबसे बड़ा है, इसी में कलिंग का वर्णन मिलता है, जिसके बाद अशोक को खून खराबे से नफरत हो जाती है, बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म आके अपना लेता है। सामान्य अशोक अपने अभिलेखों में प्रियदर्शी नाम से जाना जाता है। ज्यादातर अभिलेख में अशोक जो है किस नाम से जाना जाता है? प्रियदर्शी के नाम। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम प्रिवेश ने पढ़ा था। अशोक के शिलालेख प्राकृतिक भाषा में पाए गए। कहा गया वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया था? मस्की का लघु, रुद्रमणि का स्तंभ, किंग स्तंभ। अभी ने मैंने आपको बताया था, डी आपका राइट आंसर होगा भाड़बू का स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी संस्कृति, प्राकृति, पाली, हिंदी। तो अभी आपने देखा था कि राइट आंसर बी हो जाएगा, प्राकृति थी।
क्वेश्चन नंबर 122 है, अशोक की बराही अभिलेख में सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? प्रिपेंस ने, एच.डी. सकरिया ने, आर.एस. गोयल ने, बी.एन. मिश्रा ने। तो इसने जेम्स प्रिपेंस के द्वारा पढ़ा गया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया अपने शिलालेख में अशोक सामान्य किस नाम से जाना जाता है? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकीर्ति, उपयुक्त से कोई नहीं या उपयुक्त से एक से अधिक। राइट आंसर लगाएंगे बी, प्रियदर्शी। क्वेश्चन नंबर 124 है, कहा गया किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? मास्की अभिलेख, रुद्रदामन अभिलेख, जूनागढ़ या हाथी गुफा। उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है 13वां अभिलेख में कलिंग का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 125 है, अशोक के किस अभिलेख में अकाल ध्रुव उल्लेख मिलता है? सोहगड़ा में, मास्की में, सोपाड़ा में या कलसी में, या उपयुक्त से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा सोहगौड़ा में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, ये 66 का जो एग्जाम बीपीएससी लिया था, री एग्जाम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 126 है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? कहा गया भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से। तो कहा गया कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट थे। उन्हें मौर्य साम्राज्य की स्थापना 323 से 321 ईसा पूर्व में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य सुदूर दक्षिण छोड़ के पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। तमिल ग्रंथ अहनानूर और नूरनाड के चंद्रगुप्त की दक्षिणी विजय का वर्णन मिलता है। किसमें? तमिल ग्रंथ है, उनका नाम है अहनानूर और नूरनाड। इसमें चंद्रगुप्त का विजय का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण युद्ध घनानंद के साथ उत्तराधिकारी के लिए हुआ था। चंद्रगुप्त के शत्रुओं में विरुद्ध चाणक्य की कूटनीति राजनीति का वर्णन विशाख दत्त के द्वारा, विशाख दत्त की किताब है जिसका नाम है मुद्रा रक्षक, मिलता है। इस महत्वपूर्ण में नाटक को हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय भारत तेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। अब आपको बता, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि मुद्रा रक्षक को इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया था, ये भारत तेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था। किसके अभिलेख से ही पता करती है? तो रुद्रदामन के अभिलेख से, जूनागढ़ के अभिलेख से ये पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रबल निरंकुश शासक था। इसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। इसने दक्कन पर विजय किया था। अब आपसे पूछेगा कि पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किसने राजधानी बनाया था, तो लगाइएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 127 है, चंद्रगुप्त मौर्य था एक निरंकुश शासक, एक राजनीतिक, एक उदार शासक, एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक। क्या लगाइएगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक थे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा रक्षक के लेखक है विशाख दत्त, कालिदास, सुदरक, राजशेखर। ए हो जाएंगे विशाख दत्त। क्वेश्चन नंबर 129 है, किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनाक, रुद्रदामन का जूना अभिलेख, अशोक का सोपरा अभिलेख। तो पूछा गया किससे यह साबित होगा कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था, तो सी होगा रुद्रदामन का जूना अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 130 है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क। ये भी पूछा गया प्रश्न है, तो राइट आंसर ए होगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 131 है, जिसमें कहा गया निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन पे विजय किया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, कुणाल ने। तो क्या लगाएंगे? बी, चंद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 132 है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है? भास में, सुदरक में, विशाख दत्त में, अवघोष में। तो विशाख दत्त का जो है मुद्रा रक्षक बुक उसी में किया गया। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? कौटिल्य, उन्हें चाणक्य भी बोला जाता है, उन्हीं को विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, उनका कई तरह का नाम था। चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, समुद्रगुप्त का, हर्ष का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य का। आगे है, कहा गया कौटिल्य अथवा चाणक्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और पुरोहित था। पुरोहित प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। याद रखिएगा, पुरोहित जो होते थे वो धर्माधिकारी होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये दोनों विभाग कौटिल्य के अधीन था। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा गया जाता है।
कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, इनकी किताब थी अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, जो राजनीतिक शास्त्र से संबंधित था। नाम तो अर्थशास्त्र था मगर इसका जो था वो राजनीतिक से संबंधित था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश के उपहार में 500 युद्ध हाथी में दिया था। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। विलियम जोन्स ने सेंडोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया। विलियम जोन्स ने सेंडोकोटस की पहचान किससे किया था? चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, जिसमें कहा गया अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भानुभट है, कौटिल्य है, कलहन है, विशाखदत्त है। तो राइट आंसर बी लगाएंगे, कौटिल्य है। क्वेश्चन नंबर 135 है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला था? आर्थिक जीवन पे, राजनीतिक नीतियां पे, धार्मिक पे, सामाजिक जीवन पे। तो राइट आंसर बी होगा, राजनीतिक नीति पे। क्वेश्चन नंबर 136 है, नंद वंश के पश्चात मगध पे किस वंश का शासन था? मौर्य का, शुंग का, गुप्त का, कुषाण का। सेशन को आप लोग शेयर कीजिएगा और जितने लोग देखिएगा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से क्या होगा कि वीडियो को और जो यूट्यूब जो है वो आगे भेजेगी और सब लोगों के पास जाएगा। तो आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सेंडोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की थी? विलियम जोन्स से, वी स्मिथ से, आर के मुखर्जी से, डी आर भंडारकर से। विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 138 है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, शासनकाल के सिद्धांत अभ्यास, विदेश नीति, धन संचयन, उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। बी होगा शासनकाल के सिद्धांत अभ्यास पे। क्वेश्चन नंबर 139 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश के रूप में क्या दिया था? 500 युद्धक हाथी, 1000 अक्ष, 2000 बैल, 4000 गाय। उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से। तब 500 युद्धक हाथी दिया था। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, मेघासनिज दूत का, सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का, यूनानी का। उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। तो कहा गया सेल्यूकस निकेटर का था। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम देखिए, मेघासनिज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इसके द्वारा रचित इंडिका पुस्तक में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का वर्णन मिलता है। मेघासनिज ने इंडिका नामक पुस्तक में पाटलिपुत्र के नगर का प्रशासन उल्लेख किया। इसके साथ ही इसमें मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजित कर वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 141 है, कहा गया वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? दिव्यदान का, अर्थशास्त्र का, इंडिका का, अशोक शिलालेख का। तो सी हो जाएगा, इंडिका का। क्वेश्चन नंबर 142 से कहा गया मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप का उल्लेख मिलता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, अशोक के शिलालेख से, पुराणों में, मेघासनी की पुस्तक इंडिका से। उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। डी होगा, मेघासनी की पुस्तक इंडिका से। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 143 से, इंडिका का उल्लेख कौन था? विष्णुगुप्त, मेघासनी, डाइकमेकस, प्लिनी। बी होगा, मेघासनीज। क्वेश्चन नंबर 144 है, अशोक के धम्म का मूल्य संदेश क्या था? राजा के प्रति वफादारी, शांति में अहिंसा, बड़े का सम्मान, धार्मिक में संता। उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से। तो कहा गया कि अशोक का धम्म का मूल था कि राजा के प्रति वफादारी भी आपको करना है, शांति और अहिंसा भी करना है, बड़े का सम्मान भी और धार्मिक शांता भी। ई हो जाएगा आपका एक से अधिक। फिर कहा गया कि अशोक के धम्म में राजा के प्रति वफादारी, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सनुगुणता और शांति अहिंसा के विचार परिचित होते हैं। इतिहास में अशोक को प्रसिद्ध का कारण इसका धम्म है कि अशोक ने अपने दूसरे तथा 7वें का जो समतभ लेख है इसका प्रकार वर्णन किसमें किया गया है? तो इनका जो मतलब कहेगा कि इसका वर्णन जो किया गया है धम्म का, वो आपके दूसरे और 7वें में किया गया है। धम्म बहुत कल्याणकारी, अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदा, दूसरों के प्रति व्यापार में उदारता, दया, दान, सुचिता। अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में धम्म में सार वृद्धि पर जोर दिया है। कहा गया कि सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पौत्र था। अशोक की रानी का नाम था कारुवती और अभिलेखों में मिलता है कि अशोक के ही प्रयास से बौद्ध धर्म में एक वैश्विक धर्म बना। अशोक के साम्राज्य में, अब याद रखिएगा कि पूछेगा कि कौन सा राजा था जिसके प्रयास से बौद्ध धर्म जो वैश्विक धर्म बन गया, तो ये अशोक थे। अशोक ने साम्राज्य में श्रीलंका शामिल नहीं था। पूछेगा कि ऑप्शन दे देता है कि अशोक के साम्राज्य में कौन सा शामिल था। याद रखिएगा, श्रीलंका नहीं था शामिल, या कभी पूछ देगा कौन सा शामिल नहीं था, तो श्रीलंका याद रखिएगा। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर उसे विजित किया था। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए आर्थिक कारण
को डीडी कौशाम्बी के प्रतिपादित किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145, जिसमें कहा गया सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था? बेटा था, पौत्र था, दादा था, पिता था। तो सम्राट अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनके दादा थे। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित में कौन मौर्य शासक अशोक की रानी थी? नागनिका, कारुबाकी। तो बी हो जाएगा, अभी आपको बताई थी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्न में किसके प्रयास से बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना? बिंदुसार, अशोक, कनिष्क, हर्ष। अभी आपने देखा था, बी हो जाएगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 148 है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अभी प्रश्न में बोली कि बनता है अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। तो बिहार भी था, कलिंग भी था, अफगानिस्तान भी था, पर श्रीलंका नहीं था। क्वेश्चन नंबर 149 है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में हुआ था? तो आपको पता है कि बौद्ध जो सभा हुई थी टोटल 4 हुई थी। तो ये ऑप्शन दिया मगध, पाटलिपुत्रा, समस्तीपुर, राजगीर। तो भाई समस्तीपुर को पहले आप काट दीजिए। पाटलिपुत्रा में हुई थी, ये हुई थी तीसरी बौद्ध सभा। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि अशोक के शासनकाल में जो हुई थी वो कितनी थी? तो ये तीसरी थी। पहला आपका राजगिरी में हुआ था, दूसरा जो हुआ था वो आपका वैशाली में हुआ था, और तीसरा हो गया पाटलिपुत्रा में, चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। पहले की अगर हम बात करें तो पहले थे अजातशत्रु का शासन का था, दूसरा काला अशोक था, तीसरा जो अशोक था जिसमें पाटलिपुत्रा में, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क का शासनकाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 150 है, अशोक ने किस राज्य पे आक्रमण किया था? काशी में, कौशाम्बी पे, कलिंग में, अंग में। तो आपको पता है कि अशोक ने जो है आक्रमण किया था कलिंग में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 151 है, अशोक की नीति के आर्थिक परिणाम के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांश उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया था? रोमिला थापर ने, डीएन झा ने, वीएन स्मिथ ने, एच सी राय चौधरी। उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से सभी। तो ये आपका उपयुक्त से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, रोमिला थापर और वीएन स्मिथ भी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 में कहा गया है, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? पहले है चंद्रगुप्त मौर्य का राजाभिषेक, अशोक का राजाभिषेक, मेघा सिंधु में भारत आगमन, अशोक के कलिंग विजय। तो सबसे लास्ट में हुआ था, क्योंकि पहले चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। ठीक है, इसी में आया मेघा सिंधु आया, फिर आपका अशोक का हो गया, लास्ट में हो जाएगा अशोक का कलिंग विजय। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतिम मौर्य सम्राट था जालौक, अवंती वर्मन, नंदी वर्मन, वीर। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसका डिटेलिंग हम करा चुके हैं, ज्यादा डिटेलिंग नहीं कराते, आगे बढ़ेंगे। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या था? तो जनजाति द्वारा जोती जाने वाली भूमि। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 155 है, जिसमें कहा गया कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज में स्थापित हुआ था? संग, कुषाण, सातवाहन। अभी मैंने आपको बताया था सुंग वंश का। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 156 है, गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? शक से, सातवाहन से, हिंदू वंश से, शुंग वंश से। तब बी होगा सातवाहन से। क्वेश्चन 157, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पे राज किया? सातवाहन, कुषाण या कुषाण, कनक, गुप्त। तो शुंग वंश के बाद जो आया था, मौर्य के बाद शुंग और शुंग के बाद कनक वंश। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 158 है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेवंश वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन से, राष्ट्र को उपयुक्त से कोई नहीं। तो ये जो कलिंग नरेश खारवेल का, इनका चेदी वंश से था। ठीक है, ये जो है कलिंग नरेश प्रथम ईसापुर चेदी वंश का था, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 159 है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा था तो हाथी गुफा लेक के साथ। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 160 है, कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा परिस्थित किस भाषा में थी? प्रकृति, पाली, संस्कृति, तमिल। ए हो जाएगा प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 161 है, शक संवत वर्ष प्रारंभ था 58 से 78 से 58 या 78। 70 इस, देखिए ई है ईसवी और ये है ईसापुर, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर शक पूछे तो आपका ईसवी लगाइए, ना कि ईसापुर, याद रखिएगा। डी आपका राइट आंसर होगा। 162 है, निम्नलिखित में किनको शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया था? शकों को, कुषाणों को, मौर्य को, गुप्त को। तो कुषाणों को। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में हुआ था? अशोक के, कनिष्क के, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या हर्ष के। तो ये बी होगा कनिष्क के। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 164 है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? पुष्यमित्र शुंग, मेनांडर, विम फर्डिसेस, गौतमी पुत्र सातकर्मी। तो विम कॉन्फिडेंस के द्वारा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 है, कहा गया कला की गंधार शैली निम्न समय फूली थी? कुषाणों के समय, गुप्तों के समय, अकबरों के समय, मौर्य के समय। ए होगा कुषाणों के समय। क्वेश्चन नंबर 166 है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्रा में, कश्मीर में, राजगिरी में। तो सी हो जाएगा। मैंने बताया पहला होगा आपका राजगिरी, दूसरा आपको बताई थी वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर। तो सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, सांची का विशाल स्तूप समय निर्धारित करता है? मौर्य का, कुषाण का, सातवाहन का। तो ये हो जाएगा ए, मौर्य का, अशोक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। 168 है, कौन सा पुरातत्वीय स्थल मौर्य राजप्रासाद के संबंध में? कौशाम्बी, तक्षशिला, हस्तिनापुर, कुम्हार। ये पटना में पड़ता है। ठीक है, ये पटना के निकट पड़ता है। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 169, ताम्रपत्र है तो मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 200 प्रश्न करवाएंगे, मतलब 100 करवाएंगे। आज जो पूरे संख्या होगी वो संख्या क्वेश्चन की 100 होगी और नंबरिंग में 200 हो जाएगी। बराबर की गुफाएं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान दिया था? बौद्ध को, जैन को, आजीवक को, ब्राह्मण को। तो सी हो जा आजीवकों को। क्वेश्चन नंबर 171 है, निम्नलिखित में कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल नहीं है? सारनाथ सिंह, धोली हस्ती, मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध, रामपुरवा। तो मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 172 है, पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्य बना था? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। तो सी होगा लकड़ी का। क्वेश्चन नंबर 173 है, भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े थे? कासत को, ब्राह्मण को, राजमुखिया को, राजपूत और मुसलमान अधिकारी को। तो ब्राह्मण को। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है कि 174, भारत में सोने के सिक्के किन प्रथम शासकों के द्वारा जारी किया? मौर्य के, भारतीय यूनानी, गुप्त, कुषाणों। तो भारतीय यूनानी। बी आपका राइट आंसर होगा। पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन किसने लिखी थी? टेसियस ने, प्लिनी ने, टॉलमी ने, स्ट्रैबो ने। उपयोग से कोई नहीं, उपयोग से सभी। तो ये जो है ये आपका एक है, इनका नाम नहीं है, ये जो किताब के लेखक के गुमनाम थे। तो ये आपका राइट आंसर होगा। 176 से उस सूत्र का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पे मौन है? संगम साहित्य, मिलिपंद, जातक कहानी, उपयुक्त में सभी। तो मिलिपंद हो। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, इनमें से कौन शक वंश के कारमदक शाखा के संस्थापक थे? चष्टन, रुद्रदामन प्रथम, नहपान, जैन। तो क्या लगाएंगे? ए, चष्टन। क्वेश्चन नंबर 178 है, रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किससे स्थापित था? ये जो है ना बीपीएससी जो एग्जाम हुआ था इसमें हाईलाइट प्रश्न था। कुषाण, चेर, पश्चिमी संघ, बटासन। तो ये हो जाएगा उपयुक्त से ई लगाइएगा इनमें से, क्योंकि इसका जो था वो आपका चोल साम्राज्य के साथ था। ठीक है, तो ई आपका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 180 है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो कदम का नहीं हुआ, चेर का हुआ है, चोल का हुआ है, पांडव का हुआ है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181 है, संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी थी? तो बिलिपुतुर के द्वारा लिखी गई थी। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है यहाँ से जो आपका है ये देख लेते हैं, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल है। निम्नलिखित में किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? क्या गुप्त, कुषाण, मौर्य, वर्धन। उपयोग से कोई नहीं, उपयोग से थे। तो सबसे ज्यादा जो है किसने किया था? गुप्त ने। कब से किया था? 319 से 467 तक माना जाता है। तो सबसे ज्यादा गुप्त वंश। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 183 है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से? बुधगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। उपयोग से कोई नहीं, उपयोग से एक से अधिक। इसका जो है भानुगुप्त से मिलता है। ठीक है, किससे मिलता है? भानुगुप्त से। तो ऑप्शन में भानुगुप्त नहीं है। ठीक है, तो उपयोग से कोई नहीं। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 184, हरिसेन किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। उपयोग से कोई नहीं। तो बी, समुद्रगुप्त।
क्वेश्चन नंबर 185 है, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? कालिदास, हरिसेन, विष्णु शर्मा, विशाखदत्त। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? जल्दी से फटाफट जवाब दे दीजिए, ठीक है। 1 मिनट क्वेश्चन को आगे पीछे नहीं। तो पंचतंत्र जो लिखा गया सी हो जाएगा विष्णु वर्मा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 है, कहा गया झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर बनी मूर्ति किस काल की महत्वपूर्ण है? मौर्य काल, गुप्त काल, राष्ट्रकूट, उपयोग से एक से अधिक। तो ज्यादातर अगर मंदिर का पूछना तो ये गुप्त काल ही होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, उपयोग से कोई नहीं, उपयोग सी होगा चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 188 है, नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया? चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को, अश्कंदगुप्त को, उपयोग से कोई नहीं, उपयोग से तो सी होगा। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 189 है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे जाता है? क्वेश्चन आ ही गया, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क, समुद्रगुप्त। तो डी हो जाएगा समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 190 है, कहा गया इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख को 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त ने कितने शासक का जिक्र किया है? 6, 7, 8, 9। तो डी होगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 191 है, प्रसिद्ध इलाहाबाद परिस्थित का लेखक कौन था? कालिदास, हरिसेन, रवि कीर्ति, सुदर्क, उपयोग से कोई नहीं, बी होगा हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 192, समुद्रगुप्त के विजय का उल्लेख किस में मिलता है? मथुरा शिलालेख में, गिरनार अभिलेख में, ऐहोल अभिलेख में, इलाहाबाद में। डी होगा इलाहाबाद अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 193, किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश। सी होगा गुप्त वंश। क्वेश्चन नंबर 194 है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल, प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट, सातवाहन। ए होगा गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 195 है, कहा गया किस शासक वंश ने मंदिर एवं बढ़ानों में सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट, प्रतिसार्थ। ए होगा गुप्त वंश। आगे है, गुप्त युग की भूमि राजस्व दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां, उपज का आधा भाग। तो बी होगा उपज का छठा भाग। कहा गया है, किसान तर्क दिया कि गुप्त और उत्तर गुप्त काल का धन अर्थव्यवस्था पतन दिखा था। किसने दिया था? तो आर.एस. शर्मा के द्वारा। क्वेश्चन 198, गुप्त स्वर्ण मुद्रा उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित था? काशानपन, पन, सातमन। कहा गया है, क्वेश्चन ऐसे समझ लिए कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? डी होगा दीनार। क्वेश्चन नंबर 199 है, इनमें से कौन गुप्त काल की औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते? सुसूत्र, शौमिल, शुद्रक, शौन, उपयोग से कोई नहीं। तो इनमें से चारों जो वो गुप्त काल में नहीं थे, ठीक है, क्योंकि इनमें चारों विकल्प का संबंधी व्यक्ति गुप्त काल की शिक्षा के संबंधित नहीं था। भारतीय शिक्षा संबंधित दो महत्वपूर्ण है, जो एक चरक है और एक सुसूत्र है। इन दोनों का मौर्य काल में है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, ई हो जाएगा इनमें से कोई। क्वेश्चन नंबर 200 है, निम्नलिखित में कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? उड़ीसा का लिंगराज मंदिर, खजुराहो का कांदरिया महादेव, देवगढ़ का दशावंतर मंदिर, महापूलिम का शोर मत तटीय मंदिर। तो राइट आंसर सी करेंगे, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो दोस्तों ये देखिए, आगे जो हम करवाएंगे वो कल करवाएंगे 201 से। आज जो है ये ख़त्म करते हैं 200 पे। तो कैसा रहा सेशन हमें ज़रूर बताइएगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।